नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी समय से हम देख ही रहे हैं कि दिल्ली में क्या दंगल चल रहा है और अब तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा अब कांग्रेस भी कभी-कभी अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, उनके नेताओं को घेरने का कोई मौका गँवाती नहीं है। वो चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया का मामला, नई आबकारी नीति से संबंधित जो मसला था और गुजरात में भी इस समय कांग्रेस थोड़ी-सी पीछे दिखाई दे रही है और मीडिया में अगर आप देखें, तो अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके रोड शो, उनकी सभाएँ, उनकी कंट्रोवर्सी वही छाई हुई है। लेकिन इस बीच जो एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं, 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को मतगणना होगी और आप ये भी जानते हैं कि जो 3 एमसीडी थी, उनको अब मर्ज कर दिया गया है। वो अब एक एमसीडी बन गई है पहले की तरह, जैसे अ, शीला दीक्षित सरकार के समय थी। अब वार्ड भी 272 से घट कर के 250 रह गए हैं। लेकिन नई कंट्रोवर्सी क्या है? वो तो अभी हम साइड लाइन में रखते हैं कि केजरीवाल ने क्या 10 गारंटी दी हैं और उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी 10 कौन-कौन सी उपलब्धियां गिना दी हैं, शराब घोटाले से लेकर के और बस घोटाला, क्लासरूम घोटाला, तमाम चीज़ें उन्होंने गिना दी हैं। पर हम जो आज चर्चा करेंगे, वो बिल्कुल एकदम नया मसला है और नया मसला ये है कि इनके एक एमएलए हैं, उन एमएलए के करीबी हैं जिनको साला बताया जा रहा है, उनके पीए हैं। कुल मिलाकर के एसीबी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन पर आरोप ये है कि एक वार्ड में टिकट दिलाने के नाम पर 90 लाख की रिश्वत तय हुई थी। उसमें से 55 लाख दिए भी जा चुके थे। टिकट उसको नहीं मिला जो 90 लाख खर्च कर रहा था या कर रही थी, उनकी धर्मपत्नी के लिए टिकट चाहिए था। ये 35 लाख में से 35 लाख एक एमएलए को दिए गए थे, 25 लाख या 20 लाख किसी दूसरे एमएलए को दिए गए थे। 35 लाख तब दिए जाने थे जब टिकट मिल जाए, यानी कुल मिलाकर के 90 लाख रुपया। अब आप थोड़ा अंदाजा भी लगाते चलिए यहाँ पर कि 250 वार्ड हैं। अगर ये एक तय हो गया था कि एक टिकट के लिए 90 लाख मिलेंगे, तो करीब-करीब सवा 200 करोड़ बैठते हैं। अब हम इस पर यकीन नहीं कर रहे कि हर टिकट के लिए 90 लाख कोई तय हुआ होगा। इसको हम एक अपवाद भी मान सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि चूँकि हर तरह के लोग पार्टी में होते हैं, कुछ लोग ऐसे अवसरों को मौके की तरह लेते हैं और कमाने की सोचते हैं। लेकिन इससे परसेप्शन क्या गया है? जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अस्तित्व में आई, जो अन्ना आंदोलन के गर्भ से निकली और जिसने तमाम तरह के वायदे उस समय किए थे, उन वायदों पर तो खैर वो खरी नहीं उतरी, लेकिन इस अब तक इस यात्रा में उन पर आरोप बहुत सारे लग चुके हैं। उनके संगी साथी जेल की हवा भी खा चुके हैं। उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया के सिर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। ऐसे में एक और नया मामला सामने आए तो बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी वैसी नहीं रह गई है जैसी लोगों की निगाह में ये शुरू-शुरू में थी, जिसकी वजह से इनको समर्थन दिया जा रहा था, जिसके लिए इनको वोट दी गई, जिसके लिए इनको दिल्ली की सत्ता दी गई और फिर पंजाब में भी ये सत्ता में आ गए। वो कैसे आ गए, वो तो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन कुछ गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और आज इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली हिंदुस्तान के पूर्व
ज्येष्ठ स्थानीय संपादक प्रमोद जोशी साहब जुड़ रहे हैं। जोशी जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। जोशी जी, जो नया प्रकरण आया है, किस दृष्टि से आप देखते हैं? इसमें से करीब 33 लाख की बरामदगी हुई है। रेड हैंडेड पकड़े गए हैं ये 3 लोग, और एसीबी की टीम भी वहां छुपी हुई थी जब ये 35 में से 33 लाख रुपए वापस लौटाने के लिए आए थे। तो ऐसे में जो परसेप्शन बनता है इस पार्टी के बारे में, इस पार्टी के एमएलएज के बारे में, वो तो बहुत ही गलत बनता है कि आप एमसीडी के चुनाव में भी इसका मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं। नहीं, अब 2-3 किस्म के अलग-अलग सवाल बनते हैं। जी, जी। पहला सवाल तो आपने यही कहा कि एमसीडी के चुनाव में भी आप कल्पना करिए, पार्षद का चुनाव है नगर निगम का और 250 पार्षद हैं। तो 250 पार्षद का मतलब है कि दिल्ली में जितने विधायक हैं उसका चौगुना, लगभग चौगुना या थोड़ा-सा ज़्यादा। तो ऐसी क्या चीज़ है, अगर कोई मान लिया थोड़ी देर के लिए 90 लाख या जो भी संख्या बता रहे हैं या उसके आसपास की भी स्वीकार कर लें, तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है पार्षद की, ऐसी क्या सेवाएँ हैं दिल्ली शहर के लिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कि वो इतना बड़ा खर्च करके एक समाज सेवी के रूप में कोई व्यक्ति अपना स्थान बनाना चाहेगा सामाजिक जीवन में। एक तो ये बात है। जी, जी। दूसरी बात ये है कि आपने जो दूसरा जो प्रश्न बनता है मेरी समझ से, आप अभी हम इन प्रश्नों पर भी आगे बात करेंगे कि ये क्या किसी व्यक्ति ने घूस ली है या कोई आम आदमी पार्टी की तरफ की कोई केंद्रीय व्यवस्था है जिसमें से किसी एक व्यक्ति के बारे में पता लगा है? क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि आप देखें उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये कहा जाता था कि वो पैसा लेकर के टिकट दिया करती है, वो तो पार्टी की ओर से था। जी, जी। और ऐसा चलन अब तो मैं सुनाई पड़ रहा है कि कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी वगैरह की तरफ से भी ऐसी व्यवस्थाएँ हो रही हैं कि कोई धनराशि लेकर के टिकट दिए जाए। एक समय था कि पहले झोलों में भर कर के नोट देते थे अपने प्रत्याशी को पार्टियाँ, क्योंकि एक बड़े से कमरे में नोट भरे रहते थे, ऐसा जो हम सुनाई पड़ता है हम लोगों को। लेकिन जी। अब अगर बदले में पैसे लेकर के टिकट दिया जाता है, देखिए दिल्ली की जो महानगर पालिका है, ये देश की सबसे बड़ी, यानी कि वैसे तो मुंबई वाली और ज़्यादा समृद्ध और पैसे वाली, पहली बात ज़्यादा बड़े बजट की महापालिका है, नगर महापालिका। पर दिल्ली की भी लगभग दूसरे-तीसरे नंबर की दूसरे नंबर की होगी खर्च के हिसाब से। जी, जी। तो कई सौ करोड़, कई हज़ार करोड़ के खर्चे होते हैं। तो आपने जो संख्या बताई थी उसके हिसाब से अगर हर सीट का भी एक कुछ धनराशि 90 लाख ना सही 50 लाख ही मान लिया जाए और 250 सीट के तो 100 150 करोड़ रुपए अगर इस पर खर्च होंगे, फिर कुछ चुनाव प्रचार में भी खर्च होंगे, तो 300-400 करोड़ के राजनीतिक निवेश के बाद अगर कुछ हज़ार करोड़ के बजट का कोई काम मिल जाता है, तो उसमें अगर कोई कमीशन कट वगैरह भी लगे, तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि ये एक आर्थिक बिज़नेस मॉडल है, जिसमें लोग किसी न किसी रूप में कमाई करने के लिए आ रहे हैं, आना चाहते हैं या आने का रास्ता खोला जा चुका है और नए रास्ते खोले जा रहे हैं। तो ये हमारी राजनीति का जो हम तो बड़े अरसे से सुनाई पड़ता था कि मैं देश की सेवा के लिए, और ये तो सब जनसेवा के काम है जिसमें लोगों के सबके अपने-अपने कारोबार होते हैं, वो मानते हैं कि हम अपना अतिरिक्त समय सेवा के लिए लगा रहे हैं, इसमें कोई कमाई नहीं है। पर अब जी, जी। इस बात से तो ऐसा लगता है कि ये शायद ये मुख्य व्यवसाय के रूप में सामने आ रहा है कि जनता को बेवकूफ़ बनाओ, मूर्ख बनाओ, कुछ उनको बड़े शानदार किस्म के जुमले दो, और हो सकता है कि कोई अभी बड़ी घोषणाएँ भी आएँ कि सरकार, दिल्ली सरकार तो मुफ्त बिजली पानी वगैरह देती है, नगर निगम जो दे सकता होगा शायद कुछ वो भी कुछ मुफ्त में बाँटने की व्यवस्था हो जाए। तो कुल मिलाकर के ये, अगर देश की जनता या हमारे दिल्ली शहर की ही जनता को
इन सब चीज़ों का आभास नहीं है या वो नहीं इसकी गहराई पर जा पा रही है, तो मैं तो इसको बड़ा दुर्भाग्य मानूँगा देश के राजनीति का, व्यवस्था का, प्रशासन का। बाकी मैं अभी इस विषय का मैं ज्ञाता नहीं हूँ, मेरा कोई अपना फर्स्ट हैंड कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि ये जो खबरें हैं, ये सही हैं या गलत हैं। लेकिन यकीनन पिछले कई दशकों से हम लगातार ये बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि लाखों, करोड़ों रुपए खर्च करके लोग टिकट भी हासिल करते हैं, चुनाव व्यवस्था पर प्रचार में खर्च करते हैं। तो ये सब किस सेवा के लिए करते हैं, ये सवाल मेरा बनता है। बाकी दिल्ली की जो ये 2 एक सीट को लेकर के आप बात कह रहे हैं, ये एक ही है या अनेक हैं, ये थोड़ा पड़ताल का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो हमला बोल दिया है एक तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर। कपिल मिश्रा का एक वीडियो आया है, जरा सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के साले को गिरफ्तार किया है, जो कि नगर निगम का टिकट बेचने के लिए 90 लाख रुपए लिए इन्होंने। अखिलेश पति त्रिपाठी का साला और पीए दोनों को एसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। एसीबी के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इन्होंने टिकट बेचने के लिए 90 लाख रुपए लिए और ये कहा कि ये पैसे ऊपर मनीष सिसोदिया, दुर्गेश और केजरीवाल के पास भेजे जाएंगे। और यहां तक कि मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बुलाया गया पैसों की लेन देन की बात करने के लिए। और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग में अखिलेश पति त्रिपाठी जो मॉडल टाउन के विधायक हैं, पवन शर्मा जो आदर्श नगर के विधायक हैं, राखी बिरलान जो विधानसभा की उपाध्यक्ष है और राजेश गुप्ता जो वजीरपुर के विधायक हैं, ये चारों की ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें पैसों के लेन देन की बात हो रही है। 2 लोग जिन्होंने सीधे सीधे पैसों का लेन देन किया इन विधायकों के बिहाफ पर, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। सवाल ये है कि अखिलेश पति त्रिपाठी, उनका साला, उनके पीए और ये विधायक जो पैसे ले रहे थे, पैसों का लेन देन का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी है। ये पैसे ये खाली विधायक अपने पास रख रहे थे या ये दुर्गेश और केजरीवाल तक जा रहे थे, क्योंकि उनके कहने पर टिकट कैसे मिल रहा था। और बाद में ये लोग इस व्यक्ति से कह रहे थे कि पैसे वापस ले लो। ये हर एक चीज की ऑडियो रिकॉर्डिंग एसीबी के पास है। ये सारे विधायकों का अरेस्ट लगभग निश्चित है, लेकिन अब एसीबी को जांच वहां तक लेके जानी होगी जहां ये पता चले कि ऊपर केजरीवाल, दुर्गेश, सिसोदिया में से कौन इस प्रकार का भ्रष्टाचार सीधे सीधे कर रहा था। और जो लोग आज अभी चुनाव में नगर निगम की टिकट बेच रहे हैं, इनके हाथ में अगर गलती से भी निगम की सत्ता आ गई तो ये कैसा भ्रष्टाचार करेंगे, किस प्रकार की लूट मचाएंगे। 90 लाख रुपए में टिकट बेचकर पार्षद बनने वाला व्यक्ति किस प्रकार से एमसीडी में लोगों को लूटेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार और घोटाले का केजरीवाल मॉडल नगर निगम में लागू करना चाहती है। दिल्ली में इस प्रकार की बेशर्मी, इस प्रकार की लूट इससे पहले कभी नहीं देखी गई। जोशी जी, कपिल मिश्रा ने एक बड़ा सवाल उठाया है। सवाल ये उठाया है कि अब वो 4 एमएलए गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे ये तो आगे की बात है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर कोई 90 लाख रुपए में टिकट खरीद रहा है, जिसकी बात आप भी कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो फिर वो कैसी सेवा करेगा? वो तो लूट के बारे में ही सोचेगा। तो जो ये अभी 10 वायदे कर रहे थे आम आदमी पार्टी, कूड़े के पहाड़ खत्म, वसूली बंद, पार्किंग समस्या खत्म, आवारा जानवरों का समाधान, बेहतर सड़कें गलियां, शिक्षा स्वास्थ्य, सुंदर पार्क्स, समय पर वेतन, व्यापारियों को समस्या से मुक्ति, वेंडिंग जोन, तो ये तो मुझे लगता है कि केवल वादे ही हैं। असली मकसद क्या है ये तो पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। जी, मैं आपसे इस बात को लेकर सहमत हूँ और मैंने शुरू में भी कहा कि चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें जनप्रतिनिधि ऐसे चुने जाते हैं जो जनता की इच्छा को, मनोकामना को पूर्ण करते हों। आम आदमी पार्टी ने, आपको याद होगा, जो 2013 से जब से राजनीति में प्रवेश किया है, जब उसका जन्म हुआ है,
जी, तो जी। उसके बाद पहले जो राउंड में एकदम जो सबसे पहले चुनाव हुआ था, उसके पहले एक इस प्रकार का अ, एक कहिए भ्रम या कहिए इस प्रकार का संदेश दिया था कि जनता के बीच पहले प्राइमरीज़ होंगी, यानी जैसे अमेरिका में होता है कि हाँ, जनता यस। प्रत्याशियों को चुने जाएगा। यानी टिकट-विकट देने की हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, हम कोई टिकट तय नहीं करेंगे, वो तो जनता के बीच से तय होकर के आएगा। आपको याद होगा 2014 के चुनाव के पहले हाँ, हाँ। लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने भी एक ऐसी प्रक्रिया चलाने की शुरुआत की थी और शायद 18 या कितनी सीटों पर प्रत्याशी तय करने की घोषणा की थी, लेकिन वो घोषणा घोषणा ही रह गई, वो हो नहीं पाया। जी, तो जी। आम आदमी पार्टी ने पहले चुनाव में जो लोग विधानसभा का चुनाव दिल्ली का था, उसके बाद शायद दूसरे चुनाव में भी इस प्रकार का भ्रम पैदा किया था। तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि अब वो सब भ्रम या वो सब बातें पार्टी की ओर से नहीं है। अब तो बाकायदा उनकी एक हाईकमान है, जिसके आजीवन जो भी उसके कहिए कि पार्टी के सुप्रीमो या आप जो भी कहें, वो अब केजरीवाल जी हैं आजीवन। मतलब ये भी उनके संविधान में जो पहले संशोधन नहीं हुआ था, तो एक समयावधि के बाद उनको हट जाना था, लेकिन वो भी पहले कहा गया कि कोरोना हो रहा है या फलाना चीज़ और लोकसभा चुनाव आ रहे हैं या विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। लेकिन जी, जी। अब वो संविधान संशोधन वगैरह करके वो आजीवन उसके सुप्रीमो हैं, हाईकमान है कहिए रादर। और उसके बाद वो पार्टी जो जनता के बीच से अपने प्रत्याशियों का चयन करती थी, उसने एक व्यवस्था बना ली और अब बाकी ये नई व्यवस्था आपको और सुनाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है। विधायकों का गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? क्या ये विधायक ही पैसा ले रहे थे या इसको कहीं और पहुँचा रहे थे? क्या बिल्कुल। पार्टी फंड कोई था? क्या क्या ये कोई एक नया सिस्टम हो गया है जो एक नई इंडस्ट्री तैयार हो गई है जो पैसा कमाने की व्यवस्था कर रही है? क्या यही राजनीति है जो आगे जाकर के देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेगी? क्या यही एक राष्ट्रीय संभावना दिखाई पड़ रही है, एक नया मॉडल है जो राजनीति का? ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो जिन पर अब अलग से बात करनी होगी क्योंकि बड़ा एक एक भ्रम या कहिए कि एक संशय पैदा हो गया है कि राजनीति अभी इसके आगे कहाँ जाने वाली है क्योंकि ये तो आप पहला कदम है, यानी टिकट मिलने की व्यवस्था है। टिकट मिलने के बाद अगर इनमें से कुछ भी जो पैसा-वैसा दे कर के आए होंगे जीत गए, तो वो क्या करने वाले हैं? उनका क्या कार्यक्रम है? किस प्रकार का एजेंडा लेकर के वो कार्य करेंगे? क्योंकि अभी आपने ये जो शराब के कारोबार को लेकर के जो अ, आबकारी नीति को लेकर के जो बातें की, उसमें भी जी, जी। खबरें आ ही रही हैं कि कहाँ से कितना परसेंट कट और कितना कहाँ क्या। और वो बिल्कुल। उसको उसका इनिशियली तो शुरू में पार्टी का आम आदमी पार्टी का रुख क्या था कि वो किसी भी बात का जवाब देने के बजाय एक नया आरोप अपने प्रतिस्पर्धी पर लगा रहे थे। और आज भी पता नहीं क्या उसका जवाब देंगे। लेकिन उनका ये है एक तो उनका शब्द होता है कट्टर ईमानदार पार्टी है। तो ये इस कट्टरता का क्या अर्थ लगाया जाए, इस कट्टरता की क्या परिभाषा है और कट ईमानदारी की भी क्या परिभाषा है? लेकिन कुल मिलाकर के राजनीति बड़े भ्रम और उसके संशय के प्रवेश द्वार पर आ गई है और ये एक चक्रव्यूह जैसा मुझे दिखाई पड़ रहा है जिसमें अभिमन्यु जैसे सामान्य जो हमारा वोटर है वो फंस गया है और उसके पास भी अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं रह गया है। कहीं न किसी महान सेनानी के हाथों में तलवार, धनुष और तीर और सब हथियार लिए खड़े हुए हैं और ये सब पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, ना कि जनता की सेवा करने के लिए। क्या जनता की सेवा हो रही है? सेवा ये है कि दिल्ली एक बहुत पैसे वाली नगर निगम है, वहाँ का जो कमाई हो रही है उसको दूधो, उसको धुओ और खाओ, पियो, मौज करो। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी का एक ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा है केजरीवाल की 10 उपलब्धियाँ। एक तो शराब घोटाला, एक तिहाड़ में उगाही, सत्येंद्र जैन का हवाला घोटाला, क्लासरूम घोटाला
बस घोटाला, पराली से दिल्ली को गैस चैम्बर बनाया, इसके अलावा यमुना प्रदूषण, शून्य अस्पताल, शून्य कॉलेज, पानी की कमी से दिल्ली में हाहाकार। तो जिन अपेक्षाओं को लेकर के इनको 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया दिल्ली ने, क्या ये मान लिया जाए जोशी जी के वो सब जितने इन्होंने वादे किए थे, सपने दिखाए थे, वो पूर्ण नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी उन पॉलिटिकल पार्टियों जिनके बारे में ये लंबी चौड़ी एलिगेशन लगाते थे जंतर मंतर पर, हमें आपको अच्छे तरीके से ध्यान है कि इन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई थी, फोटो चिपका दिए थे प्रणब मुखर्जी से लेकर के पता वो नहीं किस एक किस सूची को। जारी की थी, बाकायदा भ्रष्ट मंत्रियों की हाँ, सूची जारी की थी। एक एक पूरा जो है इन्होंने तमाशा खड़ा किया था। और इस समय अगर आरोप लगते हैं, गंभीर आरोप लगते हैं, जांच के बाद अगर कोई एजेंसी कहती है कुछ, तो उस पर भी ये लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सब कुछ। तो उस समय ये कुछ भी कहते थे तो मीडिया भी उसको धारावाहिक बिना काट छांट के लाइव प्रसारित करता था। यानी जिसकी मान प्रतिष्ठा को धूल में मिलाना होता था ये मिला देते थे, मीडिया भी उसमें सहयोगी बनता था। और आज इनके करीबियों पर अगर सबूतों के साथ आरोप लग रहे हैं तो ये उन आरोपों को राजनीतिक विद्वेष की भावना से लगाए गए आरोप लगा देते हैं। क्या जनता नहीं समझ रही है कि इन्होंने मूर्ख बनाया है उनको? देखिए, आपकी बात के 2 लेवल पर मैं जवाब दूँगा। एक तो जनता की क्या समझ है, वो तो थोड़ा बाद में। उसके जी, पहले मैं ये कि जो मीडिया है, दिल्ली का या दिल्ली के से ही राष्ट्रीय मीडिया है, जो मुख्य धारा का मीडिया है, टेलीविज़न वगैरह, इस वक़्त जितने अच्छे तरीके से आम आदमी पार्टी ने मैनेज किया है, वो किसी पार्टी ने नहीं कर रखा। आप देखिए, आम आदमी पार्टी के एक तो विज्ञापन वगैरह आते ही हैं, काफ़ी आते हैं। जी हाँ, और जी हाँ। आप विज्ञापन इस तरीके से आते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि ये कार्यक्रम है या विज्ञापन है। यानी 15-15 मिनट के भी विज्ञापन, लंबे-लंबे विज्ञापन आते हैं। 15 या 10-5 जो भी मिनट होते हों, और उसमें किसी कार्यक्रम और कुछ ऐसा बताने का प्रयास किया जाता है कि ये विश्व स्तर का ही है जो कुछ भी है। चाहे वो बिल्कुल, शिक्षा है, अस्पताल है, वगैरह-वगैरह। एक समय तक था कि मीडिया से उम्मीद की जाती थी कि वो अस्पतालों में जाके, स्कूलों में जाकर के, सड़कों पर जाकर के, या जो भी बस स्टेशनों पर जाकर के परिस्थितियाँ का पता लगाए और जनता को बताए कि वास्तविकता क्या है। अब आज ये है कि बाकायदा कुछ कंपनियाँ जो फ़िल्म बनाती हैं, वो उसमें से कुछ अभिनेताओं को जनता बना करके, उनको जनता जैसे कपड़े-वपड़े पहना करके, और उनको महिलाओं को भी उसी प्रकार के कपड़े पहना करके, और वो उनसे ऐसे वक्तव्य दिलवाते हैं जैसे कि दिल्ली में कोई महान क्रांति आ गई। तो बिल्कुल। एक तो ये, यानी कि प्रेज़ेंटेशन इस प्रकार का हो रहा है। दूसरा ये कि अगर जैसे ही कोई आप देखें आरोप लगता है या कोई नई चीज़ सामने आती है जिसमें आम आदमी पार्टी कुछ नकारात्मक स्थिति बनती हो, तो फ़ौरन इन सभी मीडिया पर, अब मैं किसी एक की बात नहीं कह रहा हूँ, लगभग सभी पर फ़ौरन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवतरित हो जाते हैं। यानी उनका जो भी प्लानिंग है, वो बड़ी तेज़ी से, इतने क्विकली, एक तो उनके मीडिया मैनेजर्स बहुत अच्छे हैं, दूसरे जो ये टेलीविज़न चैनल्स हैं, उसके जो कर्ता-धर्ता हैं, वो भी क्विकली उनसे रिएक्शन प्राप्त करते हैं, ताकि जो भी कहा गया है उसको लेकर के कुछ चीज़ें ऐसी कर दी जाएँ जिससे कि लगे कि ये सब आरोप ठीक नहीं है। जी, काउंटर अब किया रही जाता बात, जी, काउंटर फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, है। दूसरी बिल्कुल, बात आप जो कह रहे हैं कि जनता की क्या है, तो वास्तव में जनता से आप बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जनता दिल्ली में 2 किस्म की हो गई है। 2-3 मतलब वैसे भी होते हैं, कई सतह होती हैं। एक जनता जो आम आदमी पार्टी के बड़े समर्थक वर्ग भी है जनता के बीच में। जी, जी, खास जी। तौर से अगर आप किसी ऑटो से ट्रैवल करें या कभी आप किसी झुग्गी-झोपड़ी के आस-पास से गुज़रे या बात करें लोगों से, तो एक दूसरे किस्म का आपको वो मिलेगा, विचार मिलेगा। आप खास तौर से गौर करें कि दिल्ली में कई चौराहों, अब तो मैंने नहीं देखा इधर, लेकिन कुछ समय पहले बच्चे, किशोर अपने हाथ में पट्टियाँ लिए हुए, कई नारे जो सामाजिक सेवा से जुड़े हुए थे, कई
स्वास्थ्य से जुड़े हुए थे, कई शिक्षा से जुड़े हुए थे, ऐसे लेकर के खड़े रहते हैं। ये जो होते हैं, ये आमतौर पे उसी इलाके के रहने वाले जो झुग्गी-झोपड़ी के इलाके से युवा वर्ग है। ये पार्टी और वो शायद दिल्ली सरकार उनको किसी प्रकार से हायर करती होगी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर, चाहे किसी और रूप में। ये पार्टी का वोटर वर्ग भी बनता है। इसी प्रकार से दिल्ली सरकार कई योजनाएँ ऐसी ला रही थी या ला रही है। आपने देखा एक वो राशन घर-घर पहुँचाने की योजना। जी, जी। राशन की उसको कौन पहुँचाता घर-घर? जो पहुँचाने वाला जो एक वर्ग है, वो भी एक प्रकार का पार्टी कार्यकर्ता वर्ग बनता। ये सीपीएम का बंगाल का मॉडल था, जिसको ममता बनर्जी ने किसी दूसरे रूप में लिया कि जो जनता के जो सरकारी पैसे का इस्तेमाल या सरकारी पैसे को यूज़ करने के लिए अपने वोटरों के बीच में से एक पूरे इलाके को गाँव के गाँव खास पार्टी के उनकी जैसे टीएमसी के गाँव के गाँव हैं, अब तो सीपीएम के गाँव खत्म हो गए, तो उनकी जगह पर ममता बनर्जी की पार्टी के गाँव हो गए हैं। तो उस एक प्रकार की ये वही मॉडल है जिस मॉडल को थोड़ा-सा तराश करके, थोड़ा-सा खूबसूरत अंदाज़ दे करके, तो किस प्रकार से जो वोटर को सीधे आर्थिक लाभ तो ऐसा वोटर क्यों नहीं उसको जब मिलता है कोई ना कोई योजना मिल रही है, उसको कोई लाभ मिल रहा है और फिर वो लाभ पहुँचाने वाले भी एजेंट्स हैं, मतलब 100 व्यक्तियों की ज़िम्मेदारी, 500 व्यक्तियों की ज़िम्मेदारी लेने वाला कोई एक नेता। तो इस प्रकार से ये एक राजनीति का एक नया मॉडल तैयार हो रहा है। अब आप इसकी इकोनॉमी को और आप समझ लीजिए कि अगर 90 लाख रुपए दे रहा है, तो ज़्यादा बड़ा ठेकेदार होगा ना कोई। तो नगर निगम के भी काम मिलेंगे, बहुत सारे काम होंगे, तो वो सब काम किस प्रकार से वितरित किए जाएँगे, किस प्रकार से इकोनॉमी बनाई जाएगी, इसका कहीं न कहीं कोई हिसाब बनता होगा। अब ये शायद हो सकता है आप कहें कि ये मेरी क परिकल्पना है या मैं इसका एक अनुमान लगा रहा हूँ। ऐसा देखिए, पड़ताल कीजिए, क्या ऐसा संभावना है? क्या दिखाई पड़ रहा है हमारे शहर में इस प्रकार की चीज़ों को? और ये चीज़ एक अरसे से देखी जा रही है। मैं दिल्ली नगर निगम की क्या बात है। आप और छोटा नीचे लेवल पर भी जाएँगे, अभी तो ग्राम सभा वगैरह के भी हालाँकि वहाँ तक तो शायद चुनाव पार्टी लेवल पर नहीं होते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें नीचे तक जा रही हैं कि जो भी संगठन है लोकतंत्र का, जितना गहराई तक लोकतंत्र जा रहा है, उतनी गहराई तक लाभ कमाने वाली, कट कर लेने वाली व्यवस्थाएँ भी बनती चली जा रही हैं और ये चिंता का विषय है। और जोशी जी, जितने प्रकरण अभी भारतीय जनता पार्टी ने गिनाए हैं, इनमें शराब घोटाला है, तिहाड़ वाला प्रकरण, सुकेश चंद्रशेखर से जो रिश्वत ली गई है, वो अभी प्रमाणित होनी बाकी है। सत्येंद्र जैन वाला मामला, क्लासरूम, बस घोटाला, पराली, यमुना प्रदूषण तो सबके सामने ही है। ये सब क्या एमसीडी के चुनाव में किसी न किसी रूप में मुद्दे बनेंगे? आम जनमानस के पटल पर ये चीज़ें काम करेंगी? या जो आप कह रहे हैं कि यहाँ भी 2 तरह की चीज़ें हो गई हैं। एक वो जो केजरीवाल के मतलब निवस्त्र होते हुए बदन को देख रहे हैं। एक वो जो अभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए हैं। वो चाहे गरीब गुरबा वर्ग हो जिनको मुफ्त में पानी या बिजली वगैरह मिल रही हैं या कुछ और सुविधाएँ मिल रही हैं, या कुछ मध्यम आय वर्गीय परिवार भी हो सकते हैं। एमसीडी चुनाव पर इनका किस तरह का इम्पैक्ट आप देखेंगे? इंक्लूडिंग जो ये 90 लाख रुपए प्रकरण अभी हुआ है, सामने आया है। नहीं, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी इसका इस्तेमाल तो करेगी और ज़ाहिर है इसका असर भी होगा कुछ ना कुछ क्योंकि दिल्ली में 2 या 3 किस्म के लोग हैं। एक किस्म का बिल्कुल कट्टरपंथी ईमानदार लोगों का है जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं और एक एक बड़ी संख्या में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नापसंद करने वाले भी हैं। और उसमें जैसे बीजेपी का आपने कहा, बीजेपी का एक सर्टेन परसेंटेज वोट है, जो दिल्ली में वोट देगा ही देगा। लेकिन चूँकि दिल्ली में एक शुरुआत में जब आम आदमी पार्टी आई थी, तो वो तीसरे नंबर पर रही थी। तो राजनीतिक दृष्टि से एक नई चीज़ ये हुई है कि जिस-जिस जगह पर कांग्रेस का क्षय हुआ है,
उस जगह पर आम आदमी पार्टी का उदय होता गया है। तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की लगभग अनुपस्थिति के कारण, वो उनके अपने कारण हैं किस वजह से वो कमज़ोर हुए, लेकिन लगभग अनुपस्थिति के कारण मुकाबला सीधे आमने-सामने हो गया। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ एक चूँकि एक धार्मिक और वो कारण भी हैं, तो बहुत सारा एक ऐसा तबका जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहेगा, नहीं देता है, तो उसके पास अ, आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हालाँकि इस बार मैं एक चीज़ देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में कुछ मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है या जी, उतारने की कोई उनकी धारणा है। वो जी, जी। पसमानदा मुसलमान हैं। यानी अभी हमने मुस्लिम राजनीति को देखा, एक पूरा मुसलमान समुदाय को हम एक रूप में देखते हैं, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि मुसलमानों के बीच में भी कुछ छोटे-छोटे तबके अलग-अलग हैं। उसमें पसमानदा मुसलमान जो कि अ, पिछड़े वर्ग से या दलित वर्ग से या जो जो कमज़ोर तबके के जातीय आधार पर, क्योंकि मुसलमानों के बीच में भी जी हाँ। जातियाँ हैं, जबकि दूर से ऐसा लगता है कि नहीं है। तो वो जब अगर बीजेपी को मैं राजनीतिक दृष्टि से कह रहा हूँ, इसमें कुछ सफलता अगर मिलेगी, तो शायद आने वाले समय में कुछ चीज़ें और बदलेंगी। क्योंकि कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण कांग्रेस का काफ़ी वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया। एक तबका आपने देखा ही है कि जो आम आदमी पार्टी के साथ है, वो उनका वोट झुग्गी-झोंपड़ी, चूँकि पहले से आपको अंदाज़ होगा कि जिस वक़्त 2013 में पार्टी बनी, उसके कई वर्ष पहले से जो इनका एनजीओ था, वो छोटी-छोटी झुग्गी-झोंपड़ियों में राशन कार्ड को लेकर के और चीज़ों को लेकर के पहले से काम कर रहा था। अपने कार्यकर्ता भी उनके बने हुए थे। तो वो एक वोटर वर्ग बनाया है और कुछ मैं समझता हूँ कि बीजेपी की भी कमज़ोरियाँ रही हैं। उन लोगों ने दिल्ली शहर पर उतना ध्यान नहीं दिया। 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के फ़ौरन बाद दिल्ली का चुनाव कराने का प्रयत्न नहीं किया, जबकि दिल्ली में सरकार नहीं थी और वहाँ पर व्यवस्था की ज़रूरत थी, विकल्प की ज़रूरत थी और उसके बाद जब चुनाव कराया तो उसमें इतना भारी अंतर आया कि वो उस अंतर को दूर करने में अभी समय लगेगा। हालाँकि एमसीडी में जो तीनों एमसीडी थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का अ, बहुमत था। वो बहुमत को बनाए रखने के लिए इस वक़्त, क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिलचस्पी दिल्ली सरकार या उसके तुलना में कम नहीं तो ज़्यादा नहीं तो करीब-करीब उतनी ही दिलचस्पी एमसीडी में है, क्योंकि आखिरकार सेवा या मेवा जो भी आप कहें, प्राप्त करने का ये एक बहुत अच्छा बड़ा ज़रिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जोशी जी प्रोग्राम के आखिर में मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, हालाँकि बहुत सारे ओपिनियन पोल, सर्वे, तमाम चीज़ें वहाँ से खबरें भी आ रही हैं गुजरात से। गुजरात में आप आम आदमी पार्टी के परफ़ॉर्मेंस को लेकर के क्या आकलन करते हैं? आपका क्या आकलन है निजी तौर पर? देखिए, मेरा तो कोई आकलन तभी होगा जो मैं वहाँ व्यक्तिगत रूप से रहूँगा, लेकिन जो मीडिया से जो खबरें दिखाई पड़ रही हैं, सुनाई पड़ रही हैं, 1 महीने पहले तो मेरा अंदाज़ था कि ये आम आदमी पार्टी उसी तरीके से जैसे शोर मचाती है, हाँकती है कि हम आ रहे हैं जीत कर के, एक और वो रेवड़ी वाला जो एक प्रकरण था उसके ऐसा लगा और वहाँ जी, भी जी। पार्टी ने मुफ्त में बिजली, पानी वगैरह-वगैरह की बातें की। लेकिन और एक बात शुरू में मुझे ये भी लगी कि शायद बीजेपी कुछ बढ़ावा दे रही है ताकि कांग्रेस का जो मुख्य विरोधी पार्टी है बीजेपी की, वहाँ पर उसका थोड़ा वर्चस्व कम हो और कमज़ोर पड़े। जी, जी। लेकिन अब हाल में जो कुछ चुनाव पूर्व सर्वे वगैरह बता रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में भले ही ना आ पाए, लेकिन वो कांग्रेस की बराबरी करती सी दिखाई पड़ रही है, या कई कुछ लोगों का अनुमान है कि कांग्रेस से भी आगे चली जाएगी। अगर ऐसा होगा तो एक तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत गंभीर विचारणीय विषय होगा कि उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए भविष्य में, और क्या ये एक कांग्रेस पार्टी के लिए एक खतरनाक संदेश लेकर के आएगी। अगर गुजरात में थोड़ी बेहतर स्थितियाँ बनी इनकी, तो ये क्या
राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि एक अभिलाषा केजरीवाल जी की आप बीच में सुनते रहे होंगे, कम से कम उन्होंने नहीं भी व्यक्त की होगी, तो उनके समर्थक उनके अंदर भी प्रधानमंत्री का मटेरियल देखते हैं। तो अब देश के जो कई भावी प्रधानमंत्री हैं 1 दर्जन के आसपास, उनमें उनका भी नाम एक है सूची में। जैसे आपने 10 चीज़ें गिनाई अभी, वैसे ही 10 अगर आप नाम गिनेंगे तो भाई साहब का भी नाम ऊपर-नीचे कहीं न कहीं एक होगा। और जी। वो बड़े सरल सरस हृदय से शायद ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से वो दिल्ली में वहाँ आ जाएँ। और ये कैसे होगा, क्या होगा, ये सब तो आपको नहीं मालूम, उनकी भीतर की योजनाएँ होंगी। पर आपने देखा उन्हीं के पुराने सहयोगी, चाहे वो ये कपिल मिश्रा हो, चाहे आशुतोष जी हों, चाहे वो और वो कवि महाशय या जो इसके पहले भी शाजिया इल्मी, फिर पहले उसके पहले हमारे अ, इतना बड़ा तबका उनको छोड़ कर के बाहर निकला है कि बहुत सारी बातें आपकी जानकार, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार जी, तो प्रशांत भूषण जी, ये सबको केजरीवाल जी के व्यक्तित्व का या उनके काम करने के तरीके का तो अनुमान है। तो आसान बिल्कुल। भी नहीं है उनके लिए, लेकिन उनकी छवि जो जितनी अच्छी बनाने का प्रयास किया गया था, कम से कम एक बड़ा तबका तो मानता है कि वो बहुत बड़े, आप क्या कहेंगे कि पाखंड कहें या जो कहें, वो वैसे नहीं है जैसे वो व्यक्त करते हैं। और राहुल गांधी को हिमाचल और गुजरात से जानबूझ करके दूर रखा जा रहा है जोशी जी, क्योंकि कांग्रेस को कहीं न कहीं इस बात का तो एहसास है कि जो इस समय मतदाताओं का मूड है ऑल ओवर इंडिया, चाहे बंगाल में देखने को मिला हो, असम में, केरल में। असम में फिर भी थोड़ा निकट की फाइट थी बीजेपी और कांग्रेस में, कि बाकी प्रदेशों में तो अभी 5 राज्यों के जो 2022 के शुरू में चुनाव हुए, उनमें भी कांग्रेस की जो हालत और गत हुई है। तो जानबूझ करके राहुल गांधी को इन दोनों राज्यों के चुनाव से अलग रखा गया है ताकि हार का ठीकरा उनके सिर पर ना फूटे, या कोई और रणनीति आपको समझ में आती है? नहीं, ये रणनीति तो समझ में आती है, पर ऐसा मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के जो भी लोग हैं, उन लोगों ने राहुल गांधी को फिर से एक नए रूप में पेश करने के लिए, जिसको कि मेकओवर कहते हैं, ये जो भारत जोड़ो यात्रा का इंतज़ाम किया है। वरना क्या कारण था कि ऐसे मौके पर जब गुजरात का या हिमाचल के चुनाव हो रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इसका मतलब है कि उनको अब महात्मा गांधी या उन्हीं के समकक्ष के नेताओं की, और इस दौरान लगातार अब तो तस्वीरें, वीडियो वगैरह आप रोज़ देखते ही हैं जो प्रदर्शित किए जाते हैं, और वो केवल राहुल गांधी के हैं। ख़ासियत ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ और लोग भी चल रहे हैं, कुछ लोगों से संवाद जो भी हो रहा है, लेकिन वो संवाद केवल राहुल गांधी का ही संवाद है। ये पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। ये कि भारत जोड़ो यात्रा हालाँकि पार्टी से जुड़ी है, लेकिन पार्टी का झंडा लेकर के नहीं है, ये भारत का झंडा लेकर के, तिरंगा झंडा लेकर के यात्रा की जा रही है, तो इसका एक अलग संदेश है। लेकिन जो मोटी बात आप कह रहे हैं वो ये कि राहुल गांधी अब चुनाव जिताने की जो हैसियत या स्थिति या उस प्रकार की नहीं है। तो अगर उनको आप वरना गौर करिए कि पिछला चुनाव गुजरात में जब हुआ था, उसके पहले राहुल गांधी के गोत्र के बारे में, मंदिरों में जो भी दर्शन करने के बारे में, और तमाम किस्म के मैं शिव भक्त हूँ वगैरह-वगैरह, वो सब खूब हुआ था। और वो चुनाव होने के 1-2 महीने पहले शुरू हो गया था। उन्होंने किसी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाकर के पहले बाकायदा एक लंबा बयान दिया था, जैसे इस बार कैम्ब्रिज में हुआ है कुछ समय पहले। तो वो चीज़ अब नहीं हो रही। अब क्या हुआ है कि वो चुनाव से परिदृश्य से हट गए हैं। हिमाचल में तो प्रियंका गांधी गई हुई हैं। गुजरात में भी उनका जो पूरा अमला है इस समय क्या कर रहा है, वो ज़रूर उन्होंने एक रणनीति नई बनाई है कि गाँव-गाँव जाकर के वो प्रचार करेंगे, छोटे लेवल पर। लेकिन वो उसका परिणाम तो चुनाव के नतीजे आने पर ही पता लगेगा। लेकिन ये ऐसा मुझे लगता है कि राहुल गांधी का इस्तेमाल फिलहाल अभी पार्टी चुनाव के लिए नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये विपक्षी दल, दूसरे विरोधी दल भी हैं, वो ये मानकर चल रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव जिताने वाली
अस्थिर नहीं रह गए हैं और पार्टी के सामने बड़ी दिक्कत है और अभी दिक्कतें तो कुछ समय बाद और आएंगी क्योंकि नए अध्यक्ष आ गए हैं और वो अध्यक्ष अगर पराजय कहीं होंगी तो वो उनको अपने ऊपर लेना पड़ेगा। वो पराजय राहुल गांधी के माथे पर नहीं जाएंगी अब, वो पराजय खड़गे साहब के नाम पर जाने वाली हैं। अगर गुजरात में जैसा आपने कहा या हिमाचल का मैं नहीं कह सकता, शायद बेहतर टक्कर होगी, लेकिन गुजरात में अगर किसी प्रकार का वो हुआ परिणाम आया तो उसका जो ठीकरा तो खड़गे साहब के माथे पर फूटना है। तो राहुल गांधी उससे बच जाएंगे, मतलब पराजय से बचने का मौका है। बाकी अपनी रणनीति है, देखिए क्या होता है। प्रमोद जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।